ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಇಂದು ಕಾಶಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೆಮ್ಮೆಯ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿತಿನ್ ರಮೇಶ್ ಗೋಕರ್ಣ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. पहले आपको काशी कॉरिडोर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं सर? 2009 में कैसे थे सर उस वक्त काशी? उस समय जो पुराने समय का यदि आप देखें तो मंदिर बहुत संकुचित एरिया में हुआ करता था। दर्शन में बड़ी कठिनाइयां थी और खास तौर से जो बड़े जो पर्व होते हैं, जिसमें कि सावन के महीने में सोमवार है, महाशिवरात्रि है और बाकी कार्तिक मास के दौरान का, सावन के दौरान का जो मेला लगता है, उसमें बड़ी कठिनाई दर्शनार्थियों को हुआ करता था। तो एक धीरे धीरे करके जो आज का जो स्वरूप दिखने को मिल रहा है, इसमें लाखों श्रद्धालु आकर के बड़े आसानी से दर्शन करके माँ गंगा जी का भी और श्री काशी विश्वनाथ जी का भी दर्शन करके बड़े आसानी से वो अपना जो काशी यात्रा है उसको संपन्न कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन काशी के लिए आज के तारीख का है। काशी विश्वनाथ टेम्पल के आसपास कुछ गली थे सर, उधर नहीं जाने के लिए, गंगा आरती और गंगा जाने के लिए, गंगा नदी जाने के लिए बहुत मुश्किल होते थे। सो वो कॉरिडोर योजना के बारे में 2009 में बातचीत हुए थे सर, या प्रधानी मोदी आने के बाद ये सभी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए सर? जो कॉरिडोर की जो स्वीकृति दी गई थी अभी 2018-19 में कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है वो सैंक्शन किया गया था और लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था के रूप में उस पे EPC मोड पर इस कार्य को कराया गया है। और मुझे खुशी है कि जो सरकार ने जो समय अवधि दी थी और जितनी धनराशि दी गई थी, उसी के समय अवधि के रहते हुए अच्छे क्वालिटी के साथ और वो बिना किसी समय वृद्धि के उसी धनराशि के तहत उस कार्य को बड़ी पुनीत तरीके से हमारे विभाग ने उसको संपादित किया है। सर आप लोकल कर्नाटक में है सर, और गोकर्ण से वाले है सर, काशी में काम कर रहे हैं। सो पहले काम किए थे, सो कैसे महसूस कर रहे हैं सर? बहुत एक मेरे ख्याल में यदि कोई IAS अफसर है तो उसको काशी में काम करने का जो सौभाग्य मिलता है वो अपने आप में ही एक, मैं समझता हूँ कि एक दैविक उसमें जब तक नहीं रहता तब तक वहाँ काम करने का बुलावा नहीं आता है। हम लोग कहते हैं कि बाबा ही बुलाते हैं अपने सेवा करने के लिए, तो ये बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है लोक सेवकों में। और मुझे खुशी है कि मुझे उसके लिए भी समय मिला काशी में सेवा करने का, बाबा की सेवा करने का। और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो निर्देश दिए गए थे उस समय से रहते हुए कार्यों को संपादित कराने का भी सौभाग्य मिला। आप ट्रांसफर हुए थे सर मायावती गवर्नमेंट के बाद 2009 में, फिर मोदी फिर डेप्यूट किए काशी में, कैसे कैसे काम हुए सर उधर? उस समय में काफ़ी प्रोजेक्ट्स इधर सैंक्शन हुए हैं 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का जब क्षेत्र बना। और मैं समझता हूं कि जो कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट हुए हैं उससे काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन काशी के यातायात में हुआ है। अंदर जो कंजेशन था उसको काफ़ी हद तक कम करने का एक मिला है। प्लस काशी के फैलाव में भी एक जो दायरा था उसका सीमित दायरे से आगे चारों तरफ उसको फैलने का भी एक मौका मिला है। तो आगे आने वाले समय में समझूंगा कि काशी का जो बृहद स्वरूप है जो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है वो और आपको सामने नजर आएगा। सर आज का दिन उद्घाटन हो रहा है, मोदी उद्घाटन कर रहे हैं सर, आप कैसे महसूस कर रहे हैं सर? और आज एक डिफरेंट दिन है आपको भी, क्योंकि शादी आपके घर में चल रही है सर, इसके बारे में क्या बोलते हैं? ये बहुत ही आज का दिन सौभाग्य का दिन है मेरे जीवन में, इसलिए कि मेरे घर में मेरी बेटी की शादी भी है और एक जिस क्षेत्र में जहाँ पे काम किया है वहाँ एक बहुत बड़ी एक परियोजना भी आज दर्शनार्थियों के लिए सुलभ हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए। आप कर्नाटक वाले सर, कर्नाटक वाले उत्तर प्रदेश में कंटिन्यू लास्ट 30 ईयर से आप काम कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलते हैं सर आप लोग? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई आउटसाइडर का ऐसा कोई फीलिंग नहीं है और हर प्रदेश के जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको अच्छा मौका राज्य ने दिया है, चाहे जिसकी भी सरकारें रही हो।
और लोग बल्कि कन्नड़ और कर्नाटक के ऑफिसर्स को काफ़ी महत्वपूर्ण जगह भी मिले हैं। हमारे कर्नाटक के कई ऑफिसर्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे हैं। उसमें अब वर्तमान में जो गोरखपुर के हैं, नोएडा के हैं, ये भी कर्नाटक के ही ऑफिसर्स हैं। कानपुर के कमिश्नर ये भी कर्नाटक के। तो ऐसा बहुत बड़ा एक ट्रेडिशन भी है कर्नाटक के ऑफिसर्स का उत्तर प्रदेश में काम करके, अच्छा काम करके दिखाने का। कर्नाटक के बैकग्राउंड कैसे थे सर? गोकर्ण आप बोले, इसके बारे में क्या बोलते हैं? हमारे पूर्वज गोकर्ण के ही हैं और मेरे दादाजी गोकर्ण में पैदा हुए थे 1893 में। उसके बाद वो काम के वजह से रेलवेज में उनको जो नौकरी मिली तो बाहर चले गए थे। तो हम लोग सब बाहर, उसके बाद से एक कनेक्शन केवल गांव का नाम का रहा और मंदिरों से रहा। बाकी स्पिरिचुअल कनेक्शन तो हमेशा ही रहता है, वो तो कहीं जाता नहीं है। लेकिन आने जाने का जब भी समय मिलता है ज़रूर जाते हैं अपने गांव में, वहाँ पर लोगों से संपर्क में रहते हैं। अभी भी कई लोग हैं जिनसे हम सीधे संपर्क में हैं और साल में 1-2 बार तो जाना आना रहता ही है। एनी लास्ट वर्ड अबाउट गोकर्ण एंड काशी सर? मैं समझता हूँ कि दक्षिण काशी के रूप में गोकर्ण का नाम है और पंचगंगा घाट पे आप जाएंगे तो वहाँ गोकर्ण पर्तगाली मठ है। तो कनेक्शन जो है ये शताब्दियों से पुराना चला आ रहा है और मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से जुड़ाव और अपनत्व गोकर्ण में और काशी में जो मिलता है आपको, वो बहुत कम जगह मिलता है। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೈವ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗಂಗೆಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೈವ ಭಕ್ತರು. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧನೇ ಇದೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ನಂತರ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವರು. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾದರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸು ಇವತ್ತು ಈಡೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಕನಸು ಇವತ್ತು ಈಡೇರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಕಾಶಿ ಭವ್ಯ ಕಾಶಿ ಹೆಸರಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು. ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಶಿ ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರೂ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. 2 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾಶಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರ